हेलो दोस्तों, मैं हूं निशा और आप सुन रहे हैं दुर्गा की कहानी। चैप्टर 56, शिवाय का कन्फेशन। होटल। दुर्गा नताशा की कही हुई बातों के बारे में सोच ही रही थी कि तभी शिवाय ने उसके सामने आकर गुस्से में कहा, दुर्गा, यहाँ आने से पहले तुमने मुझे कांटेक्ट क्यों नहीं किया? दुर्गा ने शिवाय की आंखों में देखते हुए सोचा, ये कैसी फ्रीजिंग सी फीलिंग है जिससे मुझे कपकपी सी छूट रही है। मैं फील कर सकती हूँ कि मेरे सामने खड़ा ये आदमी बहुत बहुत ज्यादा गुस्से में है। शिवाय ने दुर्गा को दीवार से लगाकर उसके एक साइड दीवार पर हाथ रखकर गुस्से में कहा, मैंने तुमसे कहा था ना कि तुम जब भी किसी खतरे में हो तब मुझे कॉल कर लेना, तो फिर तुम मेरी बात सुनती क्यों नहीं हो? तुमने मुझे कॉल क्यों नहीं किया? दुर्गा ने शिवाय की आंखों में देखते हुए बहुत शांत भाव से कहा, क्योंकि मैं ये सब कुछ संभाल सकती हूँ। तुम खुद भी तो देख चुके हो ना, अगर तुम यहाँ नहीं भी आते तो भी मैं इस मामले को अच्छी तरह से संभाल लेती। शिवाय, सुनने और समझने की जरूरत तुम्हें है कि मैं उन लड़कियों में से नहीं हूँ जो खतरा आता देखकर किसी मर्द का सहारा ढूंढती है उसके पीछे छुपने के लिए। मैं उन लड़कियों में से हूँ जो अकेले ही हर मुश्किल का सामना करने की हिम्मत रखती है। मेरे साथ जब कुछ गलत होता है तो मैं रोने के लिए किसी मर्द का कंधा नहीं ढूंढती, बल्कि तुरंत ऑन द स्पॉट रिवेंज लेती हूँ। मुझे अपनी रक्षा के लिए तुम्हारे सहारे की जरूरत नहीं है। शिवाय, मैं कभी जोश में आकर फैसला नहीं लेती। मैंने नताशा का इनविटेशन एक्सेप्ट करके यहाँ आने की हिम्मत इसलिए की क्योंकि मुझे अपने ऊपर पूरा कॉन्फिडेंट था कि मैं यहाँ से अपने दम पर सुरक्षित बाहर निकल सकती हूँ। शिवाय ने दुर्गा के हाथ को देखकर कहा, सुरक्षित? लेकिन तुम्हें चोट लगी है। शिवाय की नज़रों को देखते हुए दुर्गा ने अपने हाथ को देखा, जो कि नीडल्स फेंकते हुए थोड़ा जख्मी हो गया था। दुर्गा ने अपने हाथ को देखकर कहा, हाँ तो ये बहुत हल्की सी चोट है, ऐसा कोई बड़ा जख्म नहीं हुआ है। मुझे बस एक छोटे से बैंडेज की जरूरत पड़ेगी और फिर ये बिल्कुल ठीक हो जाएगा। शिवाय ने दुर्गा के चेहरे को अपने हाथ में लेकर उसकी आंखों में देखते हुए कहा, मिस दुर्गा चौहान, ये मेरी आखिरी वार्निंग है। इसे अच्छे से सुन लो, समझ लो और अपने दिमाग में बिठा लो कि तुम जब भी किसी परेशानी में होगी तो सबसे पहले मुझे कॉल करोगी। दुर्गा ने शिवाय का हाथ अपने चेहरे से हटाते हुए कहा, क्यों करूंगी मैं तुम्हें कॉल? तुम ये मत भूलो कि तुम्हें अभी भी मुझे एक एक्सप्लेनेशन देना बाकी है। शिवाय ने सीरियस लुक के साथ पूछा, किस बात का एक्सप्लेनेशन? दुर्गा ने शिवाय की आंखों में देखकर सीरियसली कहा, अभी कुछ दिन पहले तुमने रोड साइड मुझे बिना किसी रीजन के किस किया था, वो भी मेरी इजाजत के बिना, जो कि बहुत गलत था। शिवाय ने दुर्गा के कंधे पर हाथ रखा और उसके चेहरे के बहुत करीब आकर मुस्कुरा के बोला, तुम्हारा मतलब यह है कि अगर मैं तुम्हारी इजाजत लेके तुम्हें किस करता हूँ तो इसमें कुछ गलत नहीं है? ये सुनकर दुर्गा को एहसास हुआ कि उसने कुछ गलत कह दिया है। वो अजीब मुंह बनाकर शिवाय को देखने लगी। शिवाय ने मुस्कुराकर बहुत फ्रैंकली कहा, तो क्या मैं तुम्हें अभी किस कर सकता हूँ? दुर्गा ने शिवाय के सीने पर हाथ रखकर उसे हल्का सा दूर करते हुए कहा, देखो, टॉपिक चेंज मत करो। मुझे एक रीजनेबल एक्सप्लेनेशन चाहिए कि तुमने पिछली बार रोड साइड मुझे बिना वजह किस क्यों किया। शिवाय ने दुर्गा के चेहरे को पकड़कर अपने करीब खींचा और उसके होठों पर अपने होठ रख दिए और उसे किस करने लगा। दुर्गा ने अपने मन में सोचा, डैम इट, व्हाट द हेक, इसने मुझे फिर से किस कर लिया। दुर्गा ने शिवाय के सीने पर हाथ मारकर उसे खुद से अलग किया। शिवाय ने दुर्गा का हाथ पकड़ लिया और मुस्कुरा के कहा, तुम ही तो चाहती थी कि मैं तुम्हें एक्सप्लेन करूं, तो यही है मेरी एक्सप्लेनेशन। दुर्गा ने पीछे हटते हुए कहा, ये कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है, यू आर सच अ रास्कल। ये कहते हुए दुर्गा का चेहरा ब्लश करने से रेड हो गया था। शिवाय ने दुर्गा का हाथ पकड़कर उसे करीब खींचा और बहुत एहसास के साथ कहा, दुर्गा, आई लव यू। दुर्गा बहुत हैरानी से खोई सी शिवाय की आंखों में देखी जा रही थी। शिवाय ने दोबारा कहा, दुर्गा, मैंने कहा कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। मैं अपनी सारी जिंदगी तुम्हारे साथ बिताना चाहता हूँ। दुर्गा ने अपने मन में कहा, वेट, अभी शिवाय ने क्या कहा कि वो मुझसे प्यार करता है? कहीं मैं कोई सपना तो नहीं देख रही? क्या शिवाय सचमुच मुझसे अपनी फीलिंग कन्फेस कर रहा है? शिवाय पहले भी मुझे प्रपोज कर चुका है, पर इस बार की फीलिंग कुछ अलग है। शिवाय की आंखों में और मेरे मन में दोनों में फीलिंग पहले से बदल चुकी है, लेकिन समझ नहीं आ रहा है कि क्या बदल गया है। दुर्गा इन्हीं सब ख्यालों में खोई थी कि तभी शिवाय ने उसे अपनी गोद में उठा लिया और उसे दीवार से लगा के खुद उसके पैरों के बीच में आ गया। दुर्गा ने चिल्लाते हुए कहा, शिवाय, ये सब क्या है? तुम करना क्या चाहते हो? मैं तुम्हें किस करना कंटिन्यू रखना चाहता हूँ, क्या मैं कर सकता हूँ? दुर्गा का चेहरा लाल हो गया था।
वो कुछ कहती उससे पहले ही शिवाय ने उसके होठों को अपने होठों से बंद करके किस करना शुरू कर दिया। कुछ देर बाद शिवाय दुर्गा के होठों से अलग हुआ और उसके कान के पास अपने होठ ले जाकर बोला, तुम मुझे और आगे बढ़ने देना चाहती हो या रोकना चाहती हो? शिवाय की किस की वजह से दुर्गा की सांसें बहुत तेज चल रही थी, इसलिए वो कुछ बोल नहीं पाई और शिवाय ने इसे दुर्गा की हाँ समझते हुए अपना हाथ नीचे से दुर्गा की मिडी में डाल दिया। शिवाय ने दुर्गा से कहा, दुर्गा तुम सिर्फ मेरी हो, रिलैक्स, तुम्हें बहुत जल्दी मेरे टच की आदत हो जाएगी। ये कहते हुए शिवाय दुर्गा को किस करने लगा। शिवाय ने एक हाथ से दुर्गा का हाथ पकड़कर रखा था और दूसरा हाथ दुर्गा की ड्रेस के अंदर चल रहा था, जिससे दुर्गा भी मानो जैसे पिघलने लगी थी। दुर्गा भी कहीं ना कहीं बहकने लगी थी। दुर्गा ने जैसे तैसे अपने आप को संभाला और पूरी ताकत से शिवाय को धक्का देकर अलग करते हुए कहा, स्टॉप इट। दुर्गा के धक्के से शिवाय थोड़ा दूर हो गया और इस बात का फायदा उठाकर दुर्गा वहां से भाग गई। चैप्टर 57 नया फल। अगले दिन दुर्गा की क्लास चल रही थी। क्लास में टीचर पढ़ा रही थी पर दुर्गा अपनी डेस्क पर सर रखकर सो रही थी। दुर्गा अपने सपने में वही नजारा देख रही थी जो कल रात शिवाय और उसके बीच हुआ था। दुर्गा एकदम से चीखते हुए उठी, स्टॉप इट। क्लास के सभी स्टूडेंट हैरानी और सवाल भरी नजरों से दुर्गा को देखने लगे। टीचर ने गुस्से में कहा, दुर्गा चौहान, मैं क्लास में अभी भी पढ़ा रही हूँ। क्या तुम्हें मेरे पढ़ाने से कोई परेशानी है? अगर कोई परेशानी है तो कायदे से खड़े होकर मुझे बताओ। इस तरह चीख चिल्लाकर पूरी क्लास और मुझे परेशान मत करो। दुर्गा ने कहा, नो मैम, ऐसी कोई बात नहीं है, मुझे किसी चीज़ के लिए कोई परेशानी नहीं है, आप प्लीज़ कंटिन्यू कीजिए। दुर्गा ने अपने मन में कहा, मैंने फिर से वही सपना देखा। ये सब कुछ उस शिवाय सिंह राठौर की वजह से हो रहा है। सारी गलती उसी की है। उसी की वजह से मेरी जिंदगी में अचानक से ये परेशानी आ गई है। जब भी आंखें बंद करती हूँ तो बस शिवाय का चेहरा नजर आता है। कल रात वाला नजारा ही सपने में दिखाई देता है। उसी की आवाज़ कान में गूंजने लगती है। बस शिवाय की आवाज़ में एक ही बात सुनाई देती है, दुर्गा आई लव यू। शिवाय की वजह से मुझे दिन रात बस यही सपना आता रहता है। मैंने पहले ही उसके मैरिज प्रपोजल को एक फॉर्मल तरीके से रिजेक्ट कर दिया था, तो फिर उसने मुझे दोबारा प्रपोज क्यों किया? इसके अलावा ये एक बेसिक प्रोफेशनल रूल है कि एक डॉक्टर को अपने पेशेंट से कांटेक्ट अवॉइड करना चाहिए ताकि उन दोनों के बीच किसी भी तरह का इमोशनल इन्वॉल्वमेंट ना हो। क्या ये रूल इस दुनिया के लोगों में नहीं है? ये सोचते हुए दुर्गा एक पुराने दिन को याद करने लगी। फ्लैशबैक। 7 साल की समीरा अपने गुरु के सामने बैठकर पढ़ाई कर रही थी। समीरा के गुरु ने कहा, समीरा बेटा, एक बात हमेशा याद रखना कि एक डॉक्टर होने के नाते तुम कभी भी किसी पेशेंट के प्यार में नहीं पड़ सकती। किसी भी डॉक्टर को कभी अपने पेशेंट से प्यार नहीं करना चाहिए। एक बार अगर तुम किसी पेशेंट के प्यार में पड़ गई तो तुम उसका ठीक से इलाज नहीं कर पाओगी। फिर तुम्हारा प्यार तुम्हारे ट्रीटमेंट और पेशेंट की कंडीशन के जजमेंट पर भारी पड़ जाएगा। तुम उस पेशेंट का कभी क्लियर जजमेंट नहीं दे पाओगी क्योंकि फिर तुम्हें उसे खोने का डर सताने लगेगा। ऐसे में ये प्यार डॉक्टर और पेशेंट दोनों के लिए ही बहुत बड़ा जख्म बन जाता है जो कभी नहीं भरता। समीरा ने कहा, जी गुरुजी, मैं इस बात को हमेशा याद रखूंगी और कभी किसी पेशेंट से प्यार नहीं करूंगी। फ्लैशबैक एंड। दुर्गा ने अपने मन में कहा, राइट, मैं अपने गुरुजी की बातें नहीं टाल सकती हूँ। अगली बार मैं जब भी शिवाय से मिलूंगी तो उसे साफ साफ रिजेक्ट कर दूंगी ताकि वो मेरा ख्याल तक अपने दिल से निकाल दे और हार मान ले। तभी टीचर का पीरियड खत्म हुआ। सभी क्लासेस खत्म हो गई क्योंकि ये आखिरी लेक्चर था। समीर ने दुर्गा को देखकर कहा, दुर्गा, कल रात तुम किसी भूत से टकरा गई थी क्या? कल रात को तुम्हारा मैसेज आया था मेरे पास कि तुमने बहुत ड्रिंक कर ली है, इसलिए मैं तुम्हें पिकअप करने आ जाऊं। लेकिन जब मैं वहां पहुंचा तो तुम मुझे वहां मिली ही नहीं। होटल के वेटर ने मुझे बताया कि तुम्हारी फैमिली का कोई वहां आ गया था और तुम वहां से चली गई। तुम्हारी आंखों के नीचे काले गड्ढे भी पड़ गए, जैसे तुम कल रात भर सोई नहीं हो। तुम सारी रात जाग रही थी क्या? दुर्गा ने शिवाय को याद करके अपने मन में कहा, सच में बहुत खतरनाक भूत से टकरा गई थी। दुर्गा ने उबासी लेते हुए कहा, हाँ, मैं सारी रात जागकर तपस्या कर रही थी। मैंने सोचा कि शायद मेरी तपस्या से भगवान खुश हो जाएं और मुझे अमर बना दे। लेकिन अब मुझे पता चला कि भगवान एक रात तो क्या, सालों साल तपस्या करने वालों को भी अमर नहीं बनाते। इसलिए अब मुझे सोने दो, मुझे डिस्टर्ब मत करना।
ये कहकर दुर्गा फिर से डेस्क पर सर रखकर सोने लगी। समीर ने जबरदस्ती दुर्गा को खींचकर ले जाते हुए कहा, दुर्गा तुम सुबह से सो रही हो, अब सोना बंद करो और मेरे साथ चलो। कुछ दिन बाद कॉलेज का आर्ट फेस्टिवल आने वाला है, जिसके लिए हमें रिहर्सल करनी है। टीचर ने हमें प्रॉम्प्ट्स वगैरह देखने और उनकी सफाई रखने की जिम्मेदारी भी दी है। दुर्गा ने नींद भरी आवाज में कहा, समीर मुझे लगता है कि इस कॉलेज में तुम्हारा कोई और फ्रेंड है ही नहीं, इसलिए तुम मुझे हमेशा परेशान करते रहते हो ना। समीर ने दुर्गा को शटअप बोला और जबरदस्ती अपने साथ खींचकर ले गया प्रॉम रूम। समीर और दुर्गा मिलकर नए प्रॉम्प्ट्स को उठाकर उनकी जगह पर सेटल कर रहे थे। दुर्गा प्रॉम्प्ट्स का एक भारी पैकेट उठाने जा रही थी, पर दुर्गा के उठाने से पहले ही समीर ने उसे उठा लिया और कहा, ये बहुत भारी है, इसे मुझे दो। दुर्गा ने मुंह बनाकर समीर से कहा, समीर ये तुम क्या कर रहे हो, इतनी सारी चीजें हैं यहाँ, तुम उनको उठाकर सेटल कर दो। तुम्हें वही चीज क्यों उठानी है जिसे मैं उठाने जा रही होती हूँ। समीर ने दुर्गा को देखकर कहा, दुर्गा तुम वाकई लड़की ही हो ना, ये सारी चीजें इतनी भारी हैं, कोई भी नॉर्मल लड़की इसको उठाएगी नहीं, बल्कि ये कंप्लेंट करेगी कि ये चीजें बहुत भारी हैं, मुझसे नहीं उठेंगी, और एक तुम हो कि सचमुच इन्हें उठाना चाहती हो। दुर्गा ने समीर को देखते हुए कहा, समीर या 2-4 चीजें ही तो उठाकर इधर उधर करनी है, इसमें लड़का या लड़की होने की बात कहाँ से आ गई। और फिर तुम खुद ही तो मदद के लिए मुझे यहाँ लेकर आए थे ना, अगर तुम्हें मुझसे कोई काम करवाना ही नहीं है तो तुम मुझे यहाँ लेकर क्यों आए, कहीं तुम्हारा कुछ और इरादा तो नहीं है। समीर ने सामान रखकर दुर्गा को झाड़ू देते हुए कहा, तुम्हें काम करना है ना, तो ठीक है, सामान मैं उठा रहा हूँ, तुम ये फ्लोर झाड़ दो। ये कहकर समीर सामान उठाते हुए बोला, भला कौन तुमसे काम करवाना चाहता है, मैं तो बस कुछ समय तुम्हारे साथ यहाँ रहकर समय बिताना चाहता हूँ। दुर्गा ने झाड़ू लगाते हुए अपने मन में कहा, अब मैं इस समीर को क्या बताऊं और कैसे बताऊं कि कुछ दिन पहले मेरी जादुई मोती की दुनिया के जादुई पेड़ का एक नया फल आया था, जिसे खाने के बाद मेरा ब्लड सर्कुलेशन बहुत अच्छा हो गया है और मसल्स भी टोन अप हो गई, और इसके साथ साथ सुपर स्ट्रेंथ भी मिली है, जिससे मेरी ताकत पहले से भी कहीं ज्यादा बढ़ गई है। उस फल को खाने के बाद मेरी ताकत नॉर्मल लड़कियों से कई गुना ज्यादा हो गई है। भले ही मैं शिवाय को नहीं हरा सकती, लेकिन ऐसी चीजों को उठाकर इधर से उधर रखना मेरे लिए बहुत मामूली सी बात है। चैप्टर 58 अंधेरे से डर। दुर्गा और समीर को काम करते हुए शाम हो गई थी। यूनिवर्सिटी के लगभग सभी लोग जा चुके थे। दुर्गा ने उबासी लेकर बॉडी को स्ट्रेच करते हुए कहा, फाइनली हमारा सारा काम खत्म हो गया, चलो अब घर चलते हैं। दुर्गा के कहने पर समीर ने दरवाजा खोलना चाहा, पर दरवाजा खुल ही नहीं रहा था। उसने कोशिश की पर उसका दरवाजा नहीं खुला। दुर्गा ने समीर से पूछा, क्या हुआ समीर, कुछ परेशान लग रहे हो, सब ठीक है? समीर ने कहा, दुर्गा मुझे लगता है कि वॉचमैन ने रूम को अंदर से चेक किए बिना ही डोर बाहर से लॉक कर दिया, दरवाजा खुल ही नहीं रहा है, हम दोनों अंदर लॉक हो गए हैं। दुर्गा ने समीर से कहा, अरे यार, तो फिर एक काम करो, किसी को फोन करके बुला लो, वो गार्ड से बात करके खुलवा देगा बाहर से। समीर ने अपना फोन निकाल कर कहा, यार मेरे फोन में तो बैटरी नहीं है, ये तो स्विच ऑफ है, तुम अपने फोन से कॉल कर दो किसी को। दुर्गा ने कहा, समीर अगर मेरे पास मेरा फोन होता तो मैं तुमसे क्यों कहती, मेरा फोन लॉकर रूम में ही है, तुम मुझे जबरदस्ती खींचकर यहाँ लाए, इस वजह से मैं फोन निकाल नहीं पाई। दोनों के ही पास फोन नहीं था, इसलिए दोनों शांति से एक साइड में बैठ गए। दुर्गा ने कहा, लगता है आज हम दोनों की ही किस्मत खराब है, एक तो सोसाइटी गार्ड ने हम दोनों को अंदर लॉक कर दिया, उस पर हमारे पास हमारे फोन भी नहीं है, लगता है आज की रात हम दोनों को यहीं बितानी पड़ेगी। रात यहाँ बिताने की बात सुनकर समीर के दिमाग में एक साथ कई सारे दृश्य आने लगे, जिसमें से पहले दृश्य में वो दुर्गा को आई लव यू बोलते हुए उसको किस कर रहा था, दूसरे दृश्य में वो दोनों दुल्हा दुल्हन के लिबास में थे और समीर दुर्गा की मांग भर रहा था, तीसरे दृश्य में दुर्गा की गोद में एक बच्चा था और समीर उसे खिला रहा था, चौथे दृश्य में वो दोनों बूढ़े हो चुके थे, वो एक दूसरे का सहारा लेकर चल रहे थे। ये सब सोचकर समीर पागलों की तरह अपने आप में ही मुस्कुरा रहा था। दुर्गा ने समीर को देखकर कहा, अब तुम्हें क्या हो गया, तुम ऐसे बेवकूफों की तरह क्यों मुस्कुरा रहे हो? तभी अचानक लाइट चली गई। लाइट के जाते ही समीर एकदम से घबरा गया। समीर ने दुर्गा का हाथ कसकर पकड़कर कहा, ये सब क्या हो रहा है, ये लाइट अचानक क्यों चली गई? दुर्गा ने हंसकर कहा, रिलैक्स, ये बहुत नॉर्मल सी बात है, रात के टाइम में पूरी यूनिवर्सिटी खाली होती है, इसलिए पूरी यूनिवर्सिटी की लाइट ऑफ कर दी जाती है ताकि बिजली बचाई जा सके। बाय द वे, क्या तुम मेरा हाथ छोड़ोगे? समीर ने डर से कांपते हुए कहा, ओके ओके। दुर्गा ने शरारती मुस्कान के साथ कहा, समीर क्या तुम्हें अंधेरे से डर लगता है या फिर तुम भूत से डरते हो?
दुर्गा की ये बात सुनकर समीर ने अपना डर छुपाते हुए स्टाइल मारते हुए दुर्गा से कहा, ओ प्लीज, मैं किसी से नहीं डरता। भला मुझ जैसा लड़का भूतों से कैसे डर सकता है? सो फनी। दुर्गा ने समीर के पीछे देखकर डरने की एक्टिंग करते हुए कहा, समीर, तुम्हारे पीछे कौन खड़ा है? ये सुनकर समीर डर के मारे दुर्गा के पास जाकर उसके हाथ से लिपटते हुए बोला, नहीं नहीं नहीं, मेरे पास मत आना। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपिस्तिहु लोक उजागर, रामदूत अतुलित बलधामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। बस इतना ही आता है मुझे भगवान, इतने में ही बचा लेना प्लीज। दुर्गा ने हंसकर समीर को खुद से दूर करते हुए कहा, समीर, अभी तो तुम कह रहे थे कि तुम्हें किसी से डर नहीं लगता, तो फिर आप इतना क्यों घबरा रहे हो? डर के मारे समीर की आंखों में आंसू आ गए थे। समीर झूठी हंसी के साथ हंसते हुए बोला, हा हा हा, मैं डर थोड़ी रहा हूँ, मैं तो बस यूं ही तुम्हें परेशान कर रहा था। दुर्गा ने हंसकर कहा, हाँ, और तुम्हारी आंखों में ये आंसू भी सिर्फ मुझे परेशान करने के लिए आ रहे हैं? अच्छा, मुझे तो बहुत नींद आ रही है, मैं सो रही हूँ। अगर तुम्हें ज्यादा डर लगे तो मुझे जगा देना, उठकर कहीं निकल मत जाना। ये कहकर दुर्गा सो गई। दुर्गा के सोने के बाद समीर ने दुर्गा को देखते हुए कहा, काश मैं तुम्हें बता सकता कि मैं अंधेरे से इसलिए नहीं डरता क्योंकि मैं डरपोक हूँ। मैं अंधेरे से इसलिए डरता हूँ क्योंकि मैंने कुछ ऐसा एक्सपीरियंस किया है। ये कहकर समीर अपने बचपन के एक किस्से को याद करने लगा। फ्लैशबैक। एक अंधेरे कमरे में 6 साल का समीर अपनी माँ का हाथ पकड़कर खड़ा था। समीर की माँ ने एक डॉक्टर के कपड़े पहने हुए थे। वो देखने में काफी खूबसूरत थी। समीर ने डरते हुए कहा, मॉम, यहाँ बहुत अंधेरा है, मुझे बहुत डर लग रहा है, चलिए ना, घर वापस चलते हैं, मुझे यहाँ अच्छा नहीं लगता। समीर की माँ ने समीर के सामने घुटनों के बल बैठकर उसकी आंखों पर पट्टी बांधते हुए मुस्कुरा के कहा, समीर बेटा, अगर तुम्हें डर लग रहा है तो तुम अपनी आंखें बंद रखो और 10 तक काउंट करो। जब तक तुम्हारी काउंटिंग खत्म होगी तब तक मॉम का काम भी खत्म हो जाएगा। समीर की आंखों पर पट्टी बांधने के बाद वहाँ एक हल्की सी लाइट जलाई गई। लाइट जलने पर समीर की माँ ने वहाँ जमीन पर बैठे हुए 2 लोगों को देखा, जिनमें से एक लड़का था और एक लड़की। उन दोनों के मुंह में रुमाल ठुसा गया था और उनके हाथ पैर बंधे हुए थे। समीर की माँ ने अपने हाथ में एक इंजेक्शन लिया। समीर की माँ को देखकर उन दोनों की आंखों में डर और आंसू पहले से कई ज्यादा बढ़ गए। वो लोग समीर की माँ को ऐसे देखने लगे जैसे कह रहे हो कि प्लीज हमें जाने दो, पर समीर की माँ के चेहरे पर कोई रहम की भावना नहीं थी। कुछ ही पल में उन दोनों लोगों की दर्द भरी आवाजें गूंजने लगी। मुंह में रुमाल होने की वजह से वो चीख तो नहीं पाए, पर फिर भी दर्द की वजह से उनके मुंह से दर्द भरी आवाजें निकली। कुछ ही देर में वहाँ चारों तरफ खून ही खून हो गया और उन दोनों लोगों की आवाजें भी हमेशा के लिए बंद हो गई। इसी के साथ समीर की 10 तक की गिनती भी खत्म हो गई। फ्लैशबैक एंड। चैप्टर 59 ऑक्शन। समीर ने अपने मन में कहा, जितना मुझे याद है उतने में जैसे ही आंखें बंद करता था या फिर अंधेरे में होता था या मेरी आंखों पर पट्टी बांधी जाती थी, तभी चारों तरफ से दर्द भरी आवाजें सुनाई देती थी। कभी औरतों की आवाज, कभी आदमियों की आवाज, तो कभी बच्चों के रोने की। और जब ये आवाजें बंद होती थी तो चारों तरफ से खून की स्मेल आती थी। ऐसा लगता था जैसे कि जीते जी नर्क में आ गया हूँ, जैसे मैं एक हेल्पलेस आत्मा की तरह भटक रहा था, जैसे मैं सिर्फ डर से कांपते हुए 10 तक काउंट करके मॉम का इंतजार करता रहता था। लेकिन फॉर्चुनेटली अब तुम मेरे पास हो दुर्गा, तुम मेरी जिंदगी का सुकून बन गई हो। जब तक तुम मेरे साथ हो तब तक घने से घने अंधेरे में भी उम्मीद की एक किरण मेरे दिल में जलती रहती है, जिस अंधेरे में मुझे डर नहीं लगता। ये सोचते हुए समीर ने दुर्गा का हाथ पकड़ लिया और बैठे बैठे सोने लगा। अगली सुबह 5 बजे दुर्गा और समीर बैठे हुए भी बहुत गहरी नींद में सो रहे थे। सोते हुए दुर्गा का सिर एक तरफ को झुकने लगा। वो गिरने वाली थी, पर तभी किसी ने अपना हाथ उसके सिर पर लगाकर उसे पकड़ लिया। दुर्गा को इस तरह संभालने वाला कोई और नहीं बल्कि शिवाय था। शिवाय ने एक नज़र दुर्गा के चेहरे को देखा और फिर उसकी नज़र दुर्गा के हाथ पर गई जिसे समीर ने पकड़ रखा था। ये देखकर शिवाय को गुस्सा आ गया और उसने दुर्गा का हाथ छुड़ाकर समीर को दूर धकेल दिया। समीर इतनी गहरी नींद में था कि शिवाय के धक्के के बाद भी वो नहीं उठा। शिवाय ने विशाल को गुस्से भरी नजरों से देखकर पूछा, दुर्गा को यहाँ सोए हुए कितनी देर हो गई? जी यही कुछ 5-6 घंटे से ज्यादा हो गए होंगे। आप अपने पुराने घर गए हुए थे, वहाँ की सिचुएशन अचानक ही बदल गई थी, इसलिए आपको डिस्टर्ब करने की मेरी हिम्मत नहीं हुई। शिवाय ने सोई हुई दुर्गा को गोद में उठाया और वहां से बाहर ले जाते हुए बोला, अगर भविष्य में दोबारा ऐसा कुछ भी होता है तो इस बात की खबर मुझे तुम सबसे पहले दोगे।
विशाल ने घबराते हुए पूछा, बॉस, क्या आपके कहने का मतलब ये है कि भविष्य में चाहे जो कुछ भी हो जाए, चाहे कैसी भी सिचुएशन हो, लेकिन अगर कोई बात मिस चौहान से रिलेटेड हो तो बाकी सारी चीजें को छोड़कर सबसे पहले मिस दुर्गा को प्रायोरिटी देनी है? शिवाय ने विशाल को देखे बिना कहा, एग्जैक्टली। ये कहते हुए शिवाय वहां से निकल गया और विशाल भी उसके पीछे पीछे चला गया। शिवाय के जाते ही वहां एक दीवार के पीछे एक कैमरा गिरा। ये कैमरा महिरा का था, जो कि शिवाय के पीछे पागल थी। अपने फ्री टाइम में वो अक्सर शिवाय को छुप छुप कर पीछा करती थी और उसके फोटो लेती थी। आज भी वो इसी इरादे से यहाँ तक आई थी। उसे कहीं से खबर मिल गई थी कि शिवाय उसकी यूनिवर्सिटी आया है, इसलिए वो भी यहाँ चली आई थी। महिरा ने हैरानी से कहा, इसका मतलब ये है कि मिस्टर राठौर और दुर्गा एक दूसरे को बहुत पहले से जानते हैं, पर कैसे और उन दोनों का रिश्ता क्या है? कुछ देर बाद दुर्गा ने जब आंखें खोली तो उसके सामने कॉलेज की डॉक्टर थी। डॉक्टर ने दुर्गा से पूछा, जाग गई तुम? अब कंफर्टेबल फील हो रहा है तुम्हें? कहीं अनकंफर्टेबल तो फील नहीं हो रहा है ना? दुर्गा उठकर बैठी और उसने चारों तरफ देखते हुए अपने मन में सोचा, क्या मैं कॉलेज इन फार्मेसी में हूँ? लेकिन मैं यहाँ पर क्यों हूँ? शायद हो सकता है कि समीर मुझे यहाँ लाया हो, लेकिन वो खुद कहाँ चला गया? दुर्गा ये सब सोच ही रही थी कि तभी डॉक्टर ने कहा, अब जब तुम ठीक हो तो तुम यहाँ से वापस जा सकती हो। वैसे भी ये जगह सोने के लिए नहीं बनी है। उससे भी जरूरी बात यह है कि अगर तुम जल्द से जल्द नहीं गई तो यूनिवर्सिटी के ऑक्शन ऑफ आर्ट्स फेस्टिवल को मिस कर दोगी। दुर्गा ने हैरानी से कहा, ऑक्शन? कुछ देर बाद ऑक्शन हॉल। दुर्गा अपने घर जाकर रेडी होकर ऑक्शन हॉल में आ गई थी। स्टेज पे खड़ी होस्ट ने कहा, मैं हमारी यूनिवर्सिटी की तरफ से आप सभी स्टूडेंट को उनके पेरेंट्स का यहाँ पर स्वागत करती हूँ। सबसे पहले तो मैं सभी पेरेंट्स को थैंक यू बोलना चाहूँगी कि उन्होंने हमारी यूनिवर्सिटी की इस चैरिटी ऑक्शन में पार्टिसिपेट करने के लिए अपनी कीमती वक्त में से वक्त दिया। और एक स्पेशल थैंक आप सभी पेरेंट्स की जनरस डोनेशन के लिए। अब देखते हैं हमारे सबसे पहले ऑक्शन आइटम को। ये ऑक्शन बरसों से चला आ रहा है। इस यूनिवर्सिटी का एक रिवाज था। इस ऑक्शन में कोई भी स्टूडेंट अपनी चीज़ों को डोनेट करके नीलाम कर सकता था। इस ऑक्शन में शामिल होने वाले लोग स्टूडेंट और स्टूडेंट के पेरेंट्स और ज़्यादातर शहर के अमीर लोग होते थे। इस ऑक्शन के जरिए यूनिवर्सिटी जो भी पैसा कमाती थी वह सब यूनिवर्सिटी की बनाई हुई पेरेंट्स एसोसिएशन को ही जाता था, जो यूनिवर्सिटी को इम्प्रूव करने के काम आता था। इस ऑक्शन में यूनिवर्सिटी के सभी स्टूडेंट के पेरेंट्स को आना अलाउड होता है, चाहे फिर वो अमीर हो या गरीब। जो भी पेरेंट्स यहाँ बोली लगाते थे उन्हें उनकी बोली के आधार पर अमीर माना जाता था और ज्यादा सम्मान की नजरों से देखा जाता था, जिसकी वजह से गरीब स्टूडेंट के पेरेंट्स को अक्सर बेइज्जती फील होती थी। इसलिए गरीब स्टूडेंट के पेरेंट्स बहुत कम ही इस ऑक्शन में आते थे। सीधे शब्दों में कहा जाए तो ये ऑक्शन एक ऐसी जगह थी जहाँ अमीर लोग अपनी अमीरी को खुलकर शो ऑफ करते थे। दुर्गा अपनी जगह पर बैठी थी, तभी समीर दुर्गा के सामने आकर बोला, दुर्गा चौहान, तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती हो? यार, लॉयल्टी नाम की भी कोई चीज होती है जो कि तुम्हारे अंदर बिल्कुल भी नहीं है। तुम सुबह ही सुबह कहाँ चली गई थी? तुम ऐसे मुझे वहाँ अकेला छोड़कर यहाँ पहले कैसे आ सकती हो? दुर्गा ने हैरानी से कहा, अकेले छोड़कर? इसका मतलब सुबह तुमने मुझे कॉलेज फार्मेसी में नहीं छोड़ा था, तो फिर ये किसने किया होगा? समीर दुर्गा से नाराज था, इसलिए मुंह फुलाकर दुर्गा के लेफ्ट साइड में बगल में बैठ गया। चैप्टर 60 प्राइवेट फोटो। समीर दुर्गा के बगल में मुंह फुलाकर बैठा था। दुर्गा ने समीर से पूछा, समीर, तुम्हारे पेरेंट्स कहाँ हैं? क्या आज वो लोग यहाँ नहीं आएंगे? समीर कुछ कहने ही वाला था कि तभी कोट पैंट पहने एक अधेड़ उम्र के आदमी ने वहाँ आकर कहा, गुड मॉर्निंग छोटे साहब। समीर ने उस आदमी को देखकर कहा, शमशेर, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? शमशेर ने सर झुकाकर कहा, जी बड़े साहब, जी बड़े साहब ने मुझे यहाँ आने के लिए कहा है। वो बोले कि कॉलेज के इस एक्टिविटी में आपके पेरेंट्स का होना जरूरी है। बड़े साहब बहुत बिजी हैं, वो खुद नहीं आ सकते, इसलिए उन्होंने मुझे भेज दिया उनकी जगह सब कुछ संभालने के लिए। समीर ने शमशेर को गुस्से में देखकर कहा, तुम्हारे बड़े साहब मेरे पेरेंट नहीं हैं, उन्हें खुद भी यहाँ नहीं आना चाहिए। उन्हें सिर्फ मेरी देखरेख की जिम्मेदारी सौंपी गई है, लेकिन वो इस जिम्मेदारी को भी पूरी तरह नहीं निभा पा रहे हैं। तुम्हें भी यहाँ आने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि यहाँ तुम्हारे करने के लिए कुछ भी नहीं है। दुर्गा ने समीर और शमशेर को देखते हुए अपने मन में सोचा कि समीर इतना नाराज और नाखुश क्यों लग रहा है। लगता है इसकी फैमिली की सिचुएशन थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है। स्टेज पर खड़ी होस्ट ने कहा, हमारे ऑक्शन का अगला आइटम थोड़ा स्पेशल है, क्योंकि इसे किसी के पेरेंट्स ने डोनेट नहीं किया, बल्कि एक स्टूडेंट ने डोनेट किया है। वो स्टूडेंट है मिस दुर्गा चौहान। दुर्गा ने
हैरानी से कहा, व्हाट, ये कैसे हो सकता है? मैंने तो कुछ डोनेट किया ही नहीं। मुझे तो इस ऑक्शन के बारे में आज सुबह ही पता चला, तो फिर मैं कैसे कुछ डोनेट कर सकती हूँ? होस्ट ने स्क्रीन की तरफ इशारा करते हुए कहा, इसे दुर्गा चौहान ने डोनेट किया है। ये उनकी कुछ प्राइवेट फोटोज हैं। इसकी स्टार्टिंग प्राइस है 1 लाख रुपए। प्लीज स्क्रीन की तरफ देखें। स्क्रीन पर कुछ फोटो शो होने लगी जिसमें दुर्गा लेटी हुई थी और उसने एक नाइटी पहन रखी थी। इस फोटो में एक आदमी का हाथ शो हो रहा था पर शक्ल शो नहीं हो रही थी। ये फोटोज देखकर लोगों में आपस में बातें होने लगी। व्हाट नॉनसेंस, दुर्गा चौहान ने ये सब क्या डोनेट किया है? इन फोटोज को भला कौन खरीदना चाहेगा? माना कि यह सब लोग अपनी अमीरी का शो ऑफ करने यहाँ आए हैं, पर इसका मतलब ये तो नहीं कि कुछ भी बकवास चीज खरीद लेंगे। हम लोग अमीर है, बेवकूफ नहीं। इन बकवास फोटोज को स्टार्टिंग प्राइस 1 लाख रुपए है। हा हा हा। उसे क्या लगता है कि उसके शरीर पर कोई हीरे जड़े हैं जिसकी सिर्फ फोटोज पाने के लिए लोग 1 लाख रुपए खर्च करेंगे? इसकी हिम्मत भी कैसे हुई ऐसी यूजलेस फोटोज इतनी बड़ी प्राइस पर बेचने की? अरे, तुम इस बात को ठीक से समझ नहीं पाए हो सकता है कि इन फोटोज को खरीदने के बाद वो तुम्हें और भी ज्यादा एक्साइटिंग प्राइवेट फोटोज भेजें। समीर गुस्से में खड़े होकर बोला, व्हाट नॉनसेंस, किसने भेजी है फोटोज? कोई किसी के भी नाम पर कुछ भी भेज देगा और आप उसे बिना चेक किए यूं ही बस डिस्प्ले कर देंगे? जिसके नाम से भेजे गए हैं एक बार उससे क्लियर करके पूछ तो ले कि वाकई उसने ये भेजे भी हैं या नहीं। इन फोटोज के डिस्प्ले होने के बाद वहाँ इतना शोर था कि समीर की बात पर ध्यान देना तो बहुत दूर की बात थी, किसी ने उसको सुना तक नहीं। दुर्गा भी शांत थी क्योंकि उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये सब किसने किया। दुर्गा की रो से पीछे वाली रो में बैठी हुई माहिरा ने मुस्कुरा के अपने मन में कहा, दुर्गा, मैंने कई घंटे लगाए हैं इस फोटोज को इस तरह से एडिट करने में। यहाँ तक कि प्रोफेशनल भी आसानी से ये बात नहीं बता सकते कि ये फोटोज नकली हैं। दुर्गा चौहान, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई हमसे झूठ बोलने की और ऐसे नाटक करने की जैसे तुम मिस्टर राठौर को जानती ही नहीं हो। जब तुम हमें धोखा देने की हिम्मत कर सकती हो तो उस धोखे की कीमत चुकाने की हिम्मत भी रखो। जब किसी ने भी कोई बोली नहीं लगाई तो होस्ट ने ऑकवर्ड स्माइल के साथ पूछा, क्या इसके लिए कोई भी बोली नहीं लगाना चाहता? आई विल काउंट 1 2। होस्ट 3 बोल पाते उससे पहले ही दुर्गा के लेफ्ट साइड बैठे आदमी ने कहा, 10 लाख। ये आवाज सुनकर दुर्गा का ध्यान टूटा और उसने अपने बगल में देखा तो वहाँ शिवाय बैठा हुआ था। शिवाय ने ही ये बोली लगाई थी। दुर्गा ने हैरानी से कहा, शिवाय, तुम यहाँ कब आए और तुम यहाँ क्यों आए हो? शिवाय ने दुर्गा को देखकर कहा, बस अभी अभी आया हूँ। जब तुम किसी सोच में खोई हुई थी मैं बस तुमसे यहाँ मिलने आया था, पर देखा कि यहाँ तो कुछ और ही चल रहा है। लेकिन तुम फिक्र मत करो, मैं सब संभाल लूंगा। दुर्गा की एक साइड पर शिवाय बैठा था और दूसरी साइड पर समीर। लोगों में एक बार फिर आपस में बातें शुरू हो गई थी। मिस्टर राठौर, भला वो क्यों दुर्गा चौहान की फोटोज खरीदना चाहते हैं? क्या पता इन फोटोज को तो पहले भी कोई नहीं खरीदना चाहता था, और अब जब मिस्टर राठौर ने इसके लिए बोली लगा दी है तो किसी और की इतनी हिम्मत कहाँ है कि उनके खिलाफ बोली लगा सके। स्टेज पर खड़ी होस्ट ने कहा, मिस्टर राठौर, इन फोटोज के लिए 10 लाख रुपए की बोली लगाई है। कोई और है जो इससे बड़े अमाउंट की बोली लगाना चाहता है? तभी किसी की आवाज आई, 20 लाख। सब लोगों ने आवाज की दिशा की तरफ देखा तो यह आवाज समीर की थी। शिवाय और समीर दोनों ने एक दूसरे को गुस्से से घूरकर देखा। दुर्गा ने अपने मन में सोचा, ये हो क्या रहा है आखिर? कहाँ फंस गई हूँ मैं आज? उस पर ये दोनों इस प्रॉब्लम को सुलझाने की जगह एक दूसरे से कंपटीशन क्यों कर रहे हैं?